Now let's transport you all to NIC centers from where students will start their interaction with the Honorable Prime Minister. We will first be showing you a brief film on the students' achievements and then invite questions. We will now take you to NIC Nizamabad to show you a film on Malawat Purna's achievements. नन्ही सी मालावत पूर्णा ने 13 साल की उम्र में ही विश्व कीर्तिमान तोड़ा था और 25 मई सन 2014 को माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी थी। इस कार्यक्रम को गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने स्पॉन्सर किया था। आज वे तेलंगाना के निजामाबाद मंडल के तड़वई गांव में तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल सोसाइटी की कक्षा 10 में पढ़ रही हैं। I now invite Malawat Purna of class 10th, Telangana Social Welfare Residential Educational Society to ask her question from the Honorable Prime Minister. Good morning, sir. I am Malawat Purna. I hail from Tadwai Social Welfare Residential School, Nizamabad District, Telangana State. My question is, may I know who has been the biggest influence on you, sir? Who? Biggest influence on you. अच्छा पूर्णा, ये बताओ कि एवरेस्ट से नीचे आने के बाद तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारे साथ संबंध कैसा रखते हैं? तुम्हें बहुत बड़ा मानते हैं और तुमसे दूर भागते हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना? हाँ सर। ऐसा नहीं सर। क्या होता है? ये बड़े बनने का बहुत बड़ा तकलीफ होता है बेटा। सारे तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ पहले से जैसा ही दोस्ती रखते हैं? नहीं सर। नहीं रखते। ఫ్రెండ్స్ ముందు లాంటి మీలో ఉన్నారా లేకపోతే ఏదో మార్పు ఉంది దాంట్లో? క్లోజ్ अभी ज्यादा है सर। बेटा तुम्हारा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि मेरे जीवन पर किसकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रही है। वैसे जीवन बनता है किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं बनता है। अगर हम रिसेप्टिव माइंड के हैं, हर अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने का प्रयास करते रहते हैं, तो एक निरंतर प्रवाह चलता रहता है। लोग हमें कुछ न कुछ दे करके जाते हैं। कभी कभार रेल के डिब्बे में प्रवास करते समय 2 घंटे में एक आध चीज़ सीखने को मिल जाती है। तो एक तो मेरा स्वभाव बहुत छोटी उम्र से जिज्ञासु रहा, क्यूरियोसिटी रहती थी, चीज़ों को समझने की कोशिश करता था, उसका मुझे बेनिफिट ज़्यादा मिला। दूसरा, मेरे सब टीचर के प्रति मेरा थोड़ा लगाव रहता था। मेरे परिवार में भी एक हमारी माताजी वगैरह हमारी काफ़ी देखभाल करती थी। लेकिन बचपन में छोटा गांव था तो और कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो समय कहाँ बिताए, तो हम लाइब्रेरी चले जाते थे। और अच्छा था कि मेरे गांव में अच्छी लाइब्रेरी थी, किताबें भी अच्छी थी। तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने का मुझे अवसर मिलता था और ज़्यादातर मुझे फिर उसी में मस्त रहने का आनंद आने लग गया। तो ऐसा लगता है कि शायद उन किताबों ने और उनके जीवन ने मुझ पर ज़्यादा प्रभाव पैदा किया होगा। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। Thank you, sir. Now let's connect you to NIC Imphal to get a glimpse of Nimdaishing Shelly Kipgen's accomplishments. निम्देइचिंग शैली किपगेन मणिपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय सेनापति 2 में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। अपने आसपास के लोगों और स्कूल के साथियों से उसकी खूब बनती है। वो बहुत मेहनती और आज्ञाकारी लड़की है। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा ब्रिटिश काउंसिल की पार्टनरशिप में आयोजित 4थे इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में उसने पहला स्थान प्राप्त किया है। I now request Nimdaishing Shelly Kipgen of class 8 of Jawahar Navodaya Vidyalaya to address her question to the Honorable Prime Minister. Good morning, Honorable Prime Minister, sir.
My name is Namdeching Shelly Kipkian of Jawahar Navodaya Vidyalaya Senapati 2, Manipur. And my question is, sir, I want to become a successful leader and contribute to politics. Oh. What personality traits and qualities do I need to nurture? Sir, please. देश में एक जो राजनीतिक जीवन की इतनी बदनामी हो चुकी है कि लोगों को डर लगता है कि यहाँ तो जा ही नहीं सकते, जाना ही नहीं चाहिए, अच्छे लोगों का वहाँ काम नहीं है। इसके कारण देश का बहुत नुकसान हुआ है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज ये उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और देश के लिए बहुत आवश्यक है कि राजनीति में अच्छे लोग आएं, विद्वान लोग आएं, जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग आएं, सभी क्षेत्रों के लोग रहने चाहिए और तभी हमारी राजनीतिक जीवन भी अत्यंत समृद्ध बनेगा। आप देखिए, महात्मा गांधी जी जब आज़ादी का आंदोलन चलाते थे, आपने देखा होगा जीवन के सब क्षेत्र के लोग आंदोलन में जुड़े थे और उसके कारण उस आज़ादी की आंदोलन की ताकत बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी ताकत थी। पूरे आंदोलन के शब्द की ताकत भी बहुत थी और इसलिए जितनी ज़्यादा मात्रा में अच्छे लोग आएंगे उतना देश के कल्याण में बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा उनका। जहाँ तक आप राजनीति में आना चाहती हो, आपको लीडरशिप रोल करना पड़ेगा। जैसे आप इस ओलंपिया में विजयी हुई तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, तभी किया होगा। आप सोचिए कि आपके गांव में, स्कूल में कोई घटना घटती है तो सबसे पहले आप पहुंचती है क्या? कोशिश कीजिए। और जैसे ही आप पहुंचते लोगों को लगता है देखो ये तो पहुंच गई, चलो अपन भी दौड़ो। मतलब कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी धीरे 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 एस्टैब्लिश हो जाएगी। आपको भी विश्वास बनेगा, चलो भाई मैं 10 लोगों को लेके चलूं, मैं 20 लोगों को लेके चलूं। लीडरशिप क्वालिटी सहज होती है, इवॉल्व भी की जा सकती है। आप कैसे पहुंचते हैं? दूसरा, लीडर क्यों बनना है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, कि जिस समाज के बीच में आप जीते हो वहाँ की समस्याओं का समाधान करने के लिए। अगर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए करना है तो हमें उनके प्रति इतना लगाव चाहिए, इतना प्रेम चाहिए, उतने उनका दुख हमें चैन से सोना न दे और उनका सुख हमारी खुशियों से बेहतर हो। ये जब तक हमारे भीतर भाव पैदा नहीं होता, लीडर बनना मुश्किल होता है। और इसलिए आप अपने आप को देखो कि आप इस प्रकार से कर पाती हो क्या, और अगर पर कर पाती हो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप देश तुम्हें लीडर बना देगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Thank you, sir. Now let's connect you to NIC Dehradun to present you a glimpse of the achievements of Sarthak Bhardwaj. उत्तराखंड का सार्थक भारद्वाज अपनी मां को खाना पकाने और एक छोटा सा स्टॉल चलाने में मदद करता था। एक दिन टेलीविजन देखते हुए उसे पता चला कि स्टार प्लस नेशनल लेवल पर पहला जूनियर मास्टर शेफ स्वाद के उस्ताद कंपटीशन आयोजित करने जा रहा है। उसने अपना नाम दे दिया और विभिन्न लेवल्स पर स्वादिष्ट डिशेस बनाते हुए फाइनल तक पहुंच गया। और फिर 3 नवंबर सन 2013 को उसने पहला अमूल जूनियर मास्टर शेफ स्वाद के उस्ताद का प्रेस्टिजियस अवार्ड जीत लिया। इस समय वो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 10 में पढ़ रहा है। I now invite Sarthak Bhardwaj from Kendriya Vidyalaya Indian Military Academy, Dehradun, to address his question to the Honorable Prime Minister. नमस्कार सर। नमस्ते। मेरा नाम सार्थक भारद्वाज है। मैं केंद्रीय विद्यालय भारतीय सैन्य अकादमी में
10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं देहरादून में रहता हूँ। मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक बहुत अनोखा कार्यक्रम है, लेकिन भारत के कई स्थानों पर बिजली नहीं पहुँच पाती है, तब यह कैसे संभव होगा? सार्थक, ये खाना पकाने का शौक कहाँ से आ गया? सर, मम्मी से और सर कुकिंग चैनल्स वगैरह देखकर। अभी भी करते हो? सर जब स्कूल का छुट्टी होता है तब करता हूँ। नहीं तो हॉस्टल में भी तो तुम्हें कहते होंगे आज ये डिश बनाओ, ये डिश बनाओ। यस सर, सर बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं अब तक तो कुछ नहीं खिलाया तूने। तुम्हारी सबसे प्रिय डिश कौन सी है? तुम्हें क्या खाना है? केक है। केक? अच्छा। यस सर। सर और मम्मी के हाथ के आलू पूरी। अच्छा अच्छा। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कौन सी डिश तुम्हारे और लोगों को पसंद आती है? कौन सी चीज है जिसमें तुम्हारे मस्त है? सर केक्स वगैरह बेकिंग में। अच्छा अच्छा। तो अभी तुम्हारे सारे साथी तुम्हें पूछते होंगे यार हमें भी कुछ खाना पकाना सिखा दो। यस सर। पूछते हैं? यस सर। अच्छा। यस सर। तो आगे बन के क्या सोचा है, क्या बनना है? सर एक बहुत बड़ा शेफ बनना है और दुनिया में इंडिया का जो क्यूजीन है उसको और आगे बढ़ाना है। नहीं, कभी तुम्हें ये लगता है कि न्यूट्रिशन पर तुम लेक्चर दे सकते हो अपने साथियों को? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस उम्र में क्या खाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें शरीर में खाने के लिए ज़रूरत है, इन विद्यार्थियों को बताते हो कि सबको जंक फूड खाने के लिए कह रहे हो? सर जंक फूड के लिए कभी कभार मना करता हूँ। करते हो? यस सर। देखिए, तुमने सवाल पूछा कि आप डिजिटल इंडिया की बात कर रही हो लेकिन बहुत जगह पे बिजली नहीं है। आपकी बात सही है। मैंने अभी अभी 15 अगस्त को सुना होगा, मैंने लाल किले पर से एक बात कही थी कि हमारे देश में 18,000 गांव ऐसे हैं कि जहां बिजली नहीं है। तो मैंने हमारे सरकारी अधिकारियों की मीटिंग ली, 2-3 मीटिंग कर चुका हूं अब तक, और मैं उनके पीछे लगा हूं कि मुझे 1000 दिन में, नेक्स्ट 1000 डे में 18,000 विलेजेज में बिजली पहुंचानी है। तो एक तो काम जो आप कह रहे हो वो पूरा करने की दिशा में प्रयास हो रहा है। दूसरा, अगर बिजली नहीं है तो आज डिजिटल एक्टिविटी रुकती नहीं है। सोलार सिस्टम से भी किया जा सकता है और डिजिटल इंडिया हम सब अब उससे अछूते नहीं रह सकते हैं। वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है और हमें भी अगर गति बढ़ानी है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, गुड गवर्नेंस की ओर जाना है तो ई गवर्नेंस का उपयोग करना है और सामान्य मानवी को उसका हक उसकी हथेली में कैसे हो, मोबाइल फ़ोन पर उसकी सारी बातें क्यों ना हो। एक प्रकार से एम्पावरमेंट मूवमेंट है डिजिटल इंडिया। ये कोई ये तामझाम नहीं है कि हमारे देश में इतने मोबाइल फ़ोन हैं या हमारे देश में ये है। ये सामान्य नागरिक को एम्पावर करने वाला बड़ा मिशन है और इसलिए बिजली कभी रुकावट नहीं बनेगी। दूसरा, मेरा एक ड्रीम है कि 2022 जब देश आज़ादी के 75 साल मनाए तब तक घरों में 24/7 बिजली होनी चाहिए। बिजली बीच बीच में चली जाती है ना, आपके दिल्ली में तो अनुभव है, जनरेटर रखना पड़ता है, तो उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। इस पर मैं लगा हूँ, तो आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, sir. Now let's take the audience to NIC Panji, Goa to get a glimpse of Sonia Yellappa Patil's achievements. Ladies and gentlemen, Sonia Yellappa Patil is a special child. गोवा की सोनिया येल्लप्पा पाटिल इन दिनों प्री वोकेशनल ट्रेनिंग ले रही हैं। शानदार पर्सनालिटी के साथ डांसिंग, स्विमिंग, एक्टिंग और अपने साथियों की मदद करना उसकी हॉबीज हैं। वो खेलों में कई इनाम जीत चुकी हैं। उसने दिल्ली में आयोजित स्पेशल ओलंपिक नेशनल लेवल गेम्स में 100 मीटर और 200 मीटर में भाग लिया और दोनों में गोल्ड मेडल जीते। इसके बाद सन 2015 में लॉस एंजलिस में हुए वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक समर गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। वो एक अनमोल हीरा हैं।
I now invite Sonia Yelappa Patil to please address her question to the Honorable Prime Minister. नमस्ते सर, नमस्ते। मेरा नाम सोनिया पाटिल, दिशा स्कूल पंजी गोवा से हूँ। आपको कौन सा गेम पसंद है? अच्छा, तुम अमेरिका गई तो क्या लेके आई? गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लाई। अच्छा, और कुछ खुद के लिए लाई क्या? तुम्हारे सारे दोस्त क्या कहते हैं तुम्हें? तुम्हारे घर में मामा चाचा सब क्या कहते हैं? बहुत अच्छे खेलते। तुम्हें ये खेलने के लिए किसने हिम्मत दी? हमारे सर ने दिया है। सर ने दिया? क्या नाम है सर का? अमित सर है सर। लेकिन मम्मी तो कहती हो कि नहीं, तुम खेलने के लिए जाना नहीं, घर में पकाओ, खाना पकाओ, मदद करो, छोटे भाई को खिलाओ, ऐसा कहती है ना? मैं कहती थी, मैं नहीं खेलती। फिर भी किया तुमने? हाँ। देखिए, जो खेल में आगे जाते हैं ना उसमें, और जब लड़कियां खेल में आगे जाती है तो मैं कहता हूं कि उनकी माता का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, तब जाकर के, क्योंकि माँ चाहती हैं कि अब बच्ची बड़ी हो रही है तो किचन में मदद करें, घर काम में मदद करें, और वो सब बंद करके माँ कहते कि नहीं नहीं, जाओ बेटा तुम खेलो, आगे बढ़ो। ये अपने आप में माँ का बहुत बड़ा त्याग होता है। ये शारीरिक क्षमता में परमात्मा ने उसे कुछ न कुछ कमी दी है, उसके बावजूद भी इस बच्ची ने ये कमाल किया है। मैं उनके टीचर को विशेष रूप से अभिनंदन देता हूं कि उसने ऐसे बालक के पीछे कितना समय बिताया होगा, तब जाकर के सोनिया में ये हिम्मत आई होगी। तो मैं शिक्षक को भी बधाई देता हूँ, सोनिया की बधाई देता हूँ। अब उसने मुझे पूछा है कि आप कौन सा खेल खेलते हैं। अब राजनीति वाले क्या खेलते हैं सबको मालूम है। लेकिन मैं सामान्य एक छोटे से गांव से था, और उस समय हमने तो सारे आज जो खेल के नाम है वो तो कभी सुना नहीं था, देखा तो सवाल ही नहीं था, और न ही हमारा कोई पारिवारिक ऐसा बैकग्राउंड था कि हम कोई ऐसे खेल खेल पाए। तो पेड़ पे चढ़ जाना, लटक जाना, उछल जाना, यही हमारे खेल हुआ करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा कबड्डी और खो खो जो स्कूल में खेलते थे। लेकिन मुझे कपड़े हाथ से धोने पड़ते थे तो मैं तालाब जाता था, तो उसके कारण मुझे तैरना आ गया, तो फिर वो मेरी हॉबी बन गई। काफ़ी देर तक मैं तालाब में तैरता था, तो वो मेरी एक आदत बन गई थी। थोड़ा आगे बढ़ा, योगा की दुनिया से जुड़ गया, तो फिर उसमें मेरी रुचि बढ़ने लग गई। लेकिन जिसको आप खेल कहते हैं, लेकिन मेरे एक टीचर थे परमार साहब करके, अब तो पता नहीं कहाँ है, मैंने बाद में ढूंढा लेकिन मुझे कभी मिले नहीं। वे बड़ौदा के पास पादरा के शायद रहने वाले थे, और मेरे गांव में वो टीचर थे, वो पीटी टीचर थे, और उन्होंने एक पुरानी व्यायामशाला को जिंदा किया था। तो मैं सुबह 5 बजे उस व्यायामशाला में चला जाता था, और मल्लखंब सीखता था मैं, लेकिन न मेरी उतनी क्षमता थी, मैं किसी स्पर्धा वर्धा में पहुंच नहीं पाया। लेकिन उनके कारण मैं थोड़ा बहुत मल्लखंब सीख रहा था। लेकिन हमारे, जैसा आप जानते हैं, हमारे देश के गाँवों में उस प्रकार से तो खेल वेल होते नहीं है। लेकिन जैसे हिंदुस्तान का हर बालक होता है, क्रिकेट खेलता नहीं तो कम से कम क्रिकेट जहाँ खेला जाता है वहाँ किनारे पर बैठा रहता है, और बॉल बाहर गया तो बेचारा उठा करके ले करके देता है उनको। तो मैं ये सेवा बहुत करता था। सोनिया, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बधाई तुम्हें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. Now let's take you to NIC Bengaluru to have a glimpse of Team Pentagon's achievements. Ladies and gentlemen, Team Pentagon is a group of 5 girls. आप लोग वही हो जो मुझे पार्लियामेंट में आए थे मिलने के लिए? Yes, sir. हाँ, दिखता है। बेंगलुरु के न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल में 9वीं कक्षा की संजना वसंत, अनुपमा एन, महिमा मेहंडाले,
स्वस्ति पी राव और नव्याश्री बी एक नई सोच के साथ कुछ नया कर दिखाने का जज्बा रखती हैं और इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में आयोजित जाने माने टेक्नोवेशन चैलेंज 2015 को जीतकर ये साबित कर दिया है। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान और डिजिटल इंडिया पहल से प्रेरित होकर मोबाइल ऐप सेलिक्सो के लिए पुरस्कृत किया गया है। एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन सेलिक्सो सूखे कचरे को खरीदने और बेचने के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस प्रदान करता है। ये दुकानदारों, सूखा कचरा जमा करने वालों और रिसाइकलिंग एजेंसियों को टारगेट करता है। ये कचरे को फायदे की चीज बनाकर रोड साइड दुकानों को अपना सूखा कचरा सही तरीके से जमा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। May I now request Anupama N of Team Pentagon to kindly address a question to the Honorable Prime Minister. Good morning, sir. Good morning. We are Team Pentagon. Good morning. We are Team Pentagon, and our question to you is: given the condition of the waste management sector of India, which is highly unorganized, high intervention of the government is required. Sir, what are the main challenges or problems you faced when you were implementing your initiative, the Swachh Bharat Abhiyan? जब मैंने विचार रखा था तब तो मुझे लग रहा था बहुत चैलेंजेस है, लेकिन अब नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है कि 8वीं 9वीं कक्षा की बच्चियां भी अगर वेस्ट मैनेजमेंट पर ऐप्स बनाती हो और दुनिया में जाकर के इनाम जीत करके आती हो, मतलब मेरा देश स्वच्छ होके रहेगा। ये स्वच्छ भारत अभियान ये ज़्यादा हमारे स्वभाव से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग गंदगी से नफरत करने का स्वभाव डेवलप कर लें तो स्वच्छता अपने आप आएगी। मुझे इन दिनों कई लोग मिलते हो, कहते हैं हमारे घर में हमारा पोता जो है 3 साल का है, लेकिन वो कूड़ा कचरा कहीं फेंकने नहीं देता है और बोले मोदी मोदी करता है। तो एक पूरे, और मैं बताऊं, इस काम में सामान्य रूप से सरकार कोई कार्यक्रम लाती है या कोई राजनेता किसी कार्यक्रम को बोलता है तो हमारे देश में सिर्फ विपक्ष नहीं और लोग भी उसकी बाल की खाल उधेड़ने में लग जाते हैं, उसको परेशान कर देते कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वे नहीं हुआ। ये एक कार्यक्रम ऐसा है कि जिसका सब कोई समर्थन कर रहा है। आपने देखा होगा मीडिया के लोगों ने इसको कितना आगे बढ़ाया है। अपने एडवर्टाइजमेंट का समय छोड़ करके, यानी कमाई छोड़ करके, वो स्वच्छता के लिए कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं और कोई फेंकता है तो लेकर के फिर उसका इंटरव्यू करते हैं, उसको डरा देते हैं। अब ये लोक शिक्षा का जो काम हो रहा है। दूसरा है व्यवस्थाएं। ये बात सही है कि हमें वेस्ट मैनेजमेंट किए बिना हम अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं ला सकते। कुछ सरल उपाय है, सरल उपाय एकदम। मान लीजिए एक छोटा शहर है, उसे 5 किलोमीटर की रेडियस में कुछ गांव है। अगर वो गांव अर्थवॉर्म्स ला करके, केचुए ला करके ये शहर का कूड़ा कचरा वहां डाल देते हैं और उन केचुओं से अगर फर्टिलाइजर बनाते हैं और फर्टिलाइजर बेचते हैं तो शहर स्वच्छ हो जाता है, गांव को इनकम हो जाती है। और आसानी से चीजों को जोड़ा जा सकता है। छोटे छोटे प्रयोग हैं, उससे भी हम वेस्ट को वेल्थ में क्रिएट कर सकते हैं। आज वेस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत बड़ी मात्रा में प्रोफेशनल वेस्ट मैनेजमेंट के उद्योग में आ रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि सरकार जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग देना है दे करके इस काम को आगे बढ़ाएं। नगर पालिकाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, महानगर पालिकाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और गांवों में भी। गांवों में मुख्य बात रहती है कि पानी का निकाल कैसे हो, गंदे पानी का निकाल। अगर वो एक बार हमने ऑर्गेनाइज कर लिया तो फिर वहाँ समस्या नहीं होती, क्योंकि बाकी चीज़ें तो अपने खेत में डाल देते हैं जो अपने आप फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हमारे देश के अलग अलग जगह पे अलग अलग स्वभाव होते हैं। उसको लेकर के सरकार की तरफ से कई योजनाएं चल रही हैं, बजट भी दिया जा रहा है और परिणाम भी दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत बहुत बधाई, आपने एक अच्छा काम हाथ में लिया। Thank you, sir. Thank you, sir.
Now, before Anmol Kabra asks his question, let's take you to NIC Patna to have an idea of his achievements. 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अनमोल काबरा कई काम एक साथ करते हैं और दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना बिहार के दमदार टीम प्लेयर हैं। अपने प्रोजेक्ट मेनेज टू रिसोर्स कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट टू एनर्जी शीर्षक से तैयार की गई अपनी केस स्टडी के लिए उन्हें 20वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में असाधारण आंका गया था। वे ऑस्ट्रेलियन नेशनल केमिस्ट्री क्विज के भी विजेता रहे हैं। इतनी कम आयु में सशक्त व्यक्तित्व और संवाद कौशल धरने वाला ये युवा छात्र कई सम्मान अपने नाम कर चुका है, जैसे कि इन्होंने सीबीएसई, एनसीईआरटी और एनसीएसटीसी द्वारा आयोजित विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय के अकादमिक आयोजनों में भाग लिया है। भविष्य में आगे चलकर अनमोल कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में पढ़ाई करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से वे अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। May I now invite Anmol Kabra of class 12th of Delhi School Patna to kindly address his question to the Honorable Prime Minister. अनमोल, तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। Good morning, Honorable Prime Minister, sir. हाँ अनमोल। Sir, I am Anmol Kabra, a class 12 student of Delhi Public School, Patna. And my question is, for lakhs of students aspiring to become engineers, doctors, etc., excelling in a 3-hour competitive exam becomes the whole and sole purpose of education, sacrificing their school life, their childhood and curiosity. Sir, what message do you want to give to them, and what steps will you take to improve this situation? अनमोल, तुम इतने छोटे हो और अभी जो फिल्म दिखाई उसमें तुम भी तो इंजीनियर बनना चाहते हो। सर, इंजीनियरिंग मेरा एक एम है, मिशन तो कुछ और ही है सर। लो, नहीं, किसी ने तो तुम्हें दबाव डाला होगा। सर, दबाव तो अब सब डालते हैं। अच्छा। हाँ सर। तुम्हारे मास्टर जी परेशान करते हैं क्या? ये करो, वो करो, तुमको ये टैलेंट दी है तो ये करो, ऐसा होता है क्या? हाँ सर, बहुत बार होता है। हाँ, और घर में क्या कहते हैं? ज्यादा होता है बल्कि। और जब घर में क्या होता है? घर में भी कहते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी बहुत खराब करते हो तुम, अपना दिमाग एक जगह पे लगा, ऐसा कहते होंगे? कभी कभी सर, पर पापा मम्मी बहुत सपोर्टिव है। पापा क्या करते हैं? पापा बोलते हैं कि जो तुम्हें अच्छा करते क्या करते हैं? क्या नौकरी करते हैं? क्या बिजनेसमैन है? सर, व्यापारी हैं। अच्छा, अच्छा। देखिए, ये बात सही है कि हमारे यहाँ माँ बाप का एक स्वभाव होता है कि जो काम वो नहीं कर पाए अपने जीवन में, वो बच्चों से करवाना चाहते हैं। जो पिता खुद डॉक्टर बनना चाहता था, बन नहीं पाया, तो बेटे के पीछे पड़ जाता है, तू डॉक्टर बन, तू डॉक्टर बन। ये सबसे बड़ा कठिनाई है। सचमुच में एक छोटा सा बदलाव लाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में शायद होगा। आपने देखा होगा हमारे यहाँ स्कूलों में कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं। जब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है। आपको भी मिला होगा, हम सबको भी मिला होगा। हर एक के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, और जो जेल में है उनके पास भी होता है। जो फांसी पर लटक गया होगा उसके घर में पड़ा होगा स्कूल के कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसका मतलब हुआ कि ऐसे ही एक कागज बांटा जाता है, या एक रिचुअल हो गया है। तो मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बजाय एप्टीट्यूड सर्टिफिकेट देना चाहिए, और हर 3 महीने एक सॉफ्टवेयर बना करके उसके दोस्तों से भरवाना चाहिए। भाई, ये तुम्हारा दोस्त है, उसको क्या लगता है, उसमें क्या विशेषता है, क्या करता है, वो डिसिप्लिन में रहता है, समय पालन का शौक है, मित्रों के साथ अच्छी बात कर, क्या क्या करता है, लिखो। ये सब उसके माँ बाप से भरना चाहिए। टीचर चारों तरफ से उसके विषय में जानकारी इकट्ठी करते हैं। अल्टीमेटली निकलेगा कि भाई उसके चीज़ों में ये 3-4 चीज़ें विशेष हैं, और जब वो निकले तो उसको बताना चाहिए, देखो भाई तुम्हारे में, उसके माँ बाप को बताना चाहिए। फिर उसको अपने जीवन की दिशा नक्की करने में बहुत मदद करेगा। तो ये एक बदलाव
कठिन काम है, लेकिन लाने का मेरा प्रयास है। अभी इस पर डिपार्टमेंट काफ़ी काम कर रहा है। उससे ये कठिनाई एक तो दूर हो जाएगी। दूसरा, ये जो हमारी सोच है कि ये करने से ही कैरियर बनती है, ऐसा नहीं है। आप कभी छोटा सा काम लेकर के भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं, अपने आप में कुछ अचीव कर सकते हैं। और जब तक हम सिर्फ एक डिग्री और नौकरी उसी दायरे में सोचते रहते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी डिग्री और नौकरी से जुड़ जाती है, तो ये कठिनाई रहती है। हम खुला छोड़ दें अपने आप को और तय करें कि भाई मुझे कविताएं लिखने का शौक है, मैं कविताएं लिखूंगा, देखा जाएगा क्या होता है। आप अपने आप में रममाण हो जाएंगे। आपको पेंटिंग का शौक है, आप करते चले जाइए। आप कभी न कभी जीवन में इतना संतोष पाएंगे कि कोई और चीज़ आपको संतोष नहीं दे सकती थी। और इसलिए ये 3 घंटे की एग्ज़ाम और उसके कारण परीक्षण और उसके कारण निर्णय, उसके दायरे से बाहर आकर के खुद को जानना और जान करके राह तय करना, ये अगर किया तो मैं समझता हूँ कि लाभ करता होगा। अनमोल, तुम्हें बहुत बहुत बधाई, काफ़ी प्रगति करो। Thank you, sir. Thank you, sir. Now, before K. Visalini asks her question, we present before you a view of her achievements in form of a short film from NIC Tirunelveli. तिरुनेलवेली तमिलनाडु में जन्मी 15 वर्षीय के विशालिनी विलक्षण प्रतिभा की धनी हैं और उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। वर्तमान में वे श्रीविल्लिपुत्तूर तमिलनाडु की कलासालिंगम यूनिवर्सिटी से बीटेक कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। 10वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की वे मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता थीं। इस छोटी सी आयु में भी उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स तथा अन्य कंप्यूटर की भाषाओं में प्रभुत्व हासिल कर लिया है। ये असाधारण संवाद कौशल की धनी भी हैं। इनके नाम पर कई क्षेत्रों में अनेक विश्व कीर्तिमान हैं। महज 3 वर्ष की आयु में इन्होंने भारत के राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से प्रशस्ति प्राप्त की थी। Now, may I invite K. Visalini of class 9th of IIPE Lakshmi Raman Matric Higher Secondary School to address her question to the Honorable Prime Minister. Honorable Prime Minister, sir. Vanakkam. Vanakkam. I'm K. Visalini from Tirunelveli, Tamil Nadu. I feel very honored to speak to you, sir. Sir, I would like to work for my country, India. In what ways can I serve my country? Can you please advise me for what I can do? देखिए, अभी तुमने जो किया है वो भी देश की सेवा की है। अभी जो कर रही हो वो भी देश की सेवा है। कुछ लोगों के मन में रहता है कि भाई देश की सेवा करना यानी फौज में जाना, देश की सेवा करना मतलब राजनेता बनना, चुनाव लड़ना। ऐसा नहीं है। देश की सेवा हम छोटी छोटी चीज़ों से भी कर सकते हैं। अगर एक बालक अपने घर में 100 रुपये का बिजली का बिल आता है और वो प्रयास करे कि बिना समय बिजली बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, फालतू लाइट, और 100 रुपये का 90 रुपये का बिल आ गया, मैं समझता हूँ ये देश की सेवा है। देश की सेवा ने कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी नहीं होती है। हम खाना खाते हैं और कभी कभी खाना छोड़ देते हैं, वेस्ट जाता है। अब मुझे बताइए, ये अगर न हुआ और खाना जितना चाहिए उतना ही लिया, उतना ही खाया, वो देश की सेवा है कि नहीं है? वो देश की सेवा है। हमारे स्वभाव में लाने की आवश्यकता है कि हमारे सामान्य व्यवहार से मैं देश का कुछ नुकसान तो नहीं करता हूँ, मेरे समय का, शक्ति का उपयोग मैं देश के लिए ही करता हूँ क्या? आप देखिए, अगर मैं स्कूटर चालू किया, इतने में फ़ोन आया और मैं अंदर दौड़ा घर में फ़ोन लेने के लिए, और बाहर स्कूटर चालू चल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, पैसा तो आपका जा रहा है लेकिन देश का भी जा रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको सहज रूप से करने से भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। हम मान लीजिए थोड़ा पढ़े लिखे हैं और हमारे घर में
कपड़े धोने वाली कोई महिला आती है, 40-50 साल उसकी आयु है, कभी मन करता है क्या कि उसको बिठाऊं और मैं उसको सिखाऊं, चलो भाई मैं आधा घंटा आपके साथ बैठूंगी और आपको मैं पढ़ना सिखाऊंगी। मैं समझता हूं एक बड़ी आयु की उम्र जो हमारे घर में घर काम करती है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सिखा दिया पढ़ना और वो शिक्षित हो गई तो आप बहुत बड़ी देश सेवा का हिस्सा है वो। करोड़ों लोगों के द्वारा छोटे छोटे देश हित के काम, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं हो सकती। करोगे? विल डू समथिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. We now take the audience to NIC Bengaluru to get a view of Atmik Ajoy's achievements. कर्नाटक के आत्मिक अजोय एक उत्साही, जोशीले और विनम्र छात्र हैं। बचपन में ही उन्हें किडनी की तकलीफ हो गई थी। तब उनके पिता ने उन्हें अपनी एक किडनी दान की, जिसके बाद उन्हें करीब 5 महीने स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी थी। अपनी दुर्बल काया के बावजूद कड़ी मेहनत और लगन के बल पर 6वीं कक्षा में 98.5% अंक प्राप्त करके उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। साइंस या फेस्टम जैन साइंस फेयर में रोड स्मूथनेस डिटेक्टर शीर्षक से बनाए गए विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने प्रथम पारितोषिक जीता। 9वीं ग्रेड में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेंस लेक सिंपोजियम 2014 में अपनी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। सक्रिय पर्यावरणवादी आत्मिक वर्तमान में ई वेस्ट की रिसाइकलिंग पर एक प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसे साहस नामक एक गैर सरकारी संस्था द्वारा स्कूल में चलाया जा रहा है। वो एक जिज्ञासु क्विजर हैं और उन्होंने कर्नाटक राज्य स्तरीय कीसा क्विज में कांस्य पदक जीता है। I now invite Atmik Ajoy of class 10th of Little Flower Public School, Bengaluru, to address his question to the Honorable Prime Minister. Good morning, Honorable Prime Minister, sir. Sir, why are the youth of today not willing to take up teaching as a lucrative profession? Statistics clearly show that India lacks good teachers. Sir, how can we attract the best of the youth today to the teaching profession and motivate them to become the next Sir Sarvepalli Radhakrishnans of tomorrow? आत्मिक, तुम क्या बनोगे? You become. Sir, I'm not sure now, but I'm into the computer science field. You are not going to be a teacher. They are one of my prominent options, sir. This is the real problem. ऐसा नहीं है कि देश में अच्छे टीचर नहीं हैं। आज भी देश में बहुत अच्छे टीचर हैं और आज भी मैं आज देश देखता होगा, इन बालकों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, ये वो होनहार बालक है जिनके अंदर कोई स्पार्क था और उनके टीचरों ने पहचाना और उन टीचरों ने इनके जीवन को मोल्ड किया और उसका नतीजा है कि इन लोगों ने अपने अपने कारण से देश को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इन बच्चों के माध्यम से मैं देख रहा हूं उन टीचर को जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया है। इसका मतलब हुआ कि आज का ये कार्यक्रम विद्यार्थियों को भी वो प्रेरणा देता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं और टीचर को भी प्रेरणा देता है कि हम भी हमारे 1-2 विद्यार्थियों को ऐसे तैयार कर सकते हैं। ये आज का 5 सितंबर का शिक्षक दिवस का कार्यक्रम सचमुच में एक अनोखा कार्यक्रम बन गया है और हर एक के पास कुछ न कुछ देश के सामने गौरव दिलाने के लिए कुछ न कुछ है। मैं चाहता हूं कि टीचिंग प्रोफेशन पीढ़ियों को तैयार करने का काम है। जैसे टीचिंग प्रोफेशन में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग आते भी हैं, लेकिन एक काम और हम कर सकते हैं। समाज जीवन में जिन्होंने अपने जीवन के बहुत अचीवमेंट किए हैं, क्या वे सप्ताह में 1 घंटा, ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, सप्ताह में 1 घंटा या साल में 100 आवर वे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए लगा सकते हैं? डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, जज हो, हम लोग नहीं चलेंगे उसमें, नहीं तो कुछ और पढ़ा के आएंगे। लेकिन ये लोग हैं जो सचमुच में IAS, IPS अफसर हैं। वे अगर जाएं
और तय करे भाई मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा व्यवसाय यहाँ है, लेकिन मैं साल में 100 आवर फलानी स्कूल के 8वीं कक्षा के बच्चों के साथ बिताऊंगा इस वर्ष। आप देखिए शिक्षा में एक नई ताकत आ सकती है। तो टीचर यानी एक व्यवस्था से टीचर बना ऐसा नहीं है, कहीं से भी वो कर सकता है। अगर ये हम आदत डालें देश में, और मैं चाहूँगा देश में जो इस प्रकार के लोग मेरे विचार सुन रहे हैं वे भी तय करें कि भाई मैं सप्ताह में 1 घंटा या साल में 100 घंटे किसी एक निश्चित की हुई स्कूल, निश्चित किया हुआ क्लास मैं जाऊंगा, खुद पढ़ाऊंगा, उनसे बातें करूंगा। आप देखिए कैसा बदलाव आता है। और इसलिए कोई कमी नहीं है टैलेंट के देश में, सिर्फ थोड़ा उसको चैनलाइज करना है। ओके आत्मिक, विश यू ऑल द बेस्ट। तबीयत कैसी रहती है अभी? तुम्हारा मेडिकल चेकअप रेगुलर होता है? Yes, sir. हाँ? यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम? No, sir. Okay, wish you all the best. Thank you, sir. It was a pleasure speaking to you. Thank you, sir. Now let's take the audience to NIC Bokaro to have an idea of the feats achieved by Anshika Mins. कुमारी अंशिका मिन्स झारखंड बोकारो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 से कक्षा 12 की जागरूक छात्रा हैं। उन्होंने इफेक्ट ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन ऑन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर अपने प्रोजेक्ट के लिए रीजनल इंस्पायर अवार्ड प्राप्त किया है। दिग्भ्रमित युवकों को अल्कोहल के अभिशाप को त्यागने की प्रेरणा देना उनका उद्देश्य था। अंशिका ने कक्षा 10 में असाधारण क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर उन्होंने विभिन्न अकादमिक गतिविधियों में भाग लिया है। वे स्काउट गाइड, वाद विवाद, विज्ञान और सामाजिक शास्त्र की प्रदर्शनियों जैसी लगभग सभी गतिविधियों में भाग लेती हैं। ये बेहतरीन नेतृत्व कुशलता से सुसज्जित हैं और वर्तमान में अपने स्कूल की स्कूल कैप्टन हैं। I now request Anshika Mins of class 12th of Kendriya Vidyalaya number 1 Bokaro to address her question to the Honorable Prime Minister. जोहार आदरणीय जोहार जोहार जाजो जोहार। सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आपको क्या लगता है कि किसी विद्यार्थी के लिए सफलता की क्या रेसिपी हो सकती है? देखिए, सफलता की कोई रेसिपी नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। ठान लेना चाहिए कि विफल होना नहीं है, और जो ये ठान लेता है कभी न कभी तो सफलता उसके चरण चूमने लग जाती है। एक कठिनाई रहती है ज्यादातर लोगों में कि एक प्रकार से अगर एकाध विफलता आई तो वो विफलता उसके सपनों का कब्रिस्तान बन जाती है। विफलता को कभी भी सपनों का कब्रिस्तान नहीं बनने देना चाहिए। एक्चुअली विफलता को हमें सपने पूरे करने के लिए सीख लेने का आधार बनाना चाहिए, एक फाउंडेशन बनाना चाहिए, और जो विफलता से सीखता है वही सफल होता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है कि जिसको विफलता कभी आई ही न हो और सिर्फ सफलता ही सफलता आई हो। और इसलिए विफलता की तरफ देखने का दृष्टिकोण सफलता के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप लोगों को मैं एक किताब पढ़ने के लिए सुझाव देता हूँ। 1913 में शायद ये किताब लिखी गई थी और शायद दुनिया की हर भाषा में ये किताब उसका ट्रांसलेशन हुआ है। पॉलिएना, किताब का नाम है पॉलिएना। और उसमें हर चीज को पॉजिटिव कैसे देखना एक दृष्टिकोण दिया है। और बहुत छोटी किताब है, 60-70 पेज की किताब है। आप लोग तो एकदम फटाक से पढ़ लोगे और फिर तो आप स्कूल में उस पर गेम कर सकते हो। हर घटना को आप उस पॉलिएना की किताब से देख करके बता दो, देखो ये इसका अर्थ ये है, ये इसका अर्थ ये है। हर चीज में से निकाल सकते हो। वो ना आपके स्कूल में खेल का एक कारण भी बन सकते हैं पॉलिना बुक। तो एक तो मैं आग्रह करूंगा कि आप सब बच्चों ने उस किताब को पढ़ना चाहिए, जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग के लिए काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इसको रेसिपी की तरह कोई
ये 4 चीज़ डालो, ये 4 चीज़ डालो, ये चीज़ 2 सुबह करो, 1 दिन शाम को करो, फिर सक्सेस हो गए, ऐसी कोई रेसिपी नहीं हो सकती है। और इसलिए हमारे मन की रचना होनी चाहिए कि मुझे विफल नहीं होना है। मैं सब, अब कभी देखा होगा आपने, कोई एक व्यक्ति ड्राइविंग सीखता है और सीखने के बाद एक आध बार गाड़ी लेके जाता है और एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता, डर जाता है, फिर जीवन भर गाड़ी को हाथ नहीं लगाता है, फिर तो वो कभी ड्राइवर बन ही नहीं सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे तैरना सीखना है, लेकिन मैं पानी में जंप नहीं लगाऊंगा। अगर तुम पानी में कूदोगे नहीं तो तुम तैराक कैसे बन सकते हो? तो पहली तो बात होती है, झोंकना पड़ता है अपने आप को। आप झोंक दीजिए, सफलता कभी न कभी मिलेगी। सफलता को समय के पाबंदी में मत डालिए, सफलता के कोई पैरामीटर तय मत कीजिए। मान लीजिए आप 100 मीटर की दौड़ में गए हैं और आप 10वें नंबर पे आए हैं, दुनिया की नजरों में आप विफल हो गए, लेकिन पिछली बार अगर आप 4 मिनट में दौड़े थे, इस बार 3 मिनट में पूरा किया, मतलब आप सफल है। चीजों को कैसे देखते हैं उस पर है। अगर ये आपने कर लिया तो मैं नहीं मानता हूं कि विफलता कभी आपके पास आ सकती है। और आप तो खुद लीडर हो। अब मैं आपके यहाँ झारखंड के नेता यहाँ बैठे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ कि ये अंशिका का नाम लिखो, अब 4 साल के बाद वो लीडर बन जाएगी। Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. We now connect to NIC Srinagar to have a glimpse of Rabia Nazir's achievements. राबिया नजीर जम्मू व कश्मीर के कुलगाम में रहती और केंद्रीय विद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। उसे खो खो और बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। इसके अलावा खाना पकाना, पढ़ना और कुदरत को देखना समझना उसे अच्छा लगता है। आगे चलकर वो एस्ट्रोनॉमर बनकर कुदरत और अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहती है। कश्मीर की धरती की संकटग्रस्त वनस्पति पर उसके प्रोजेक्ट को रीजनल इंस्पायर अवार्ड मिला है। Now I invite Rabia Nazir of class 8th of Kendriya Vidyalaya Amino Kulgam to address her question to the Honorable Prime Minister. Good morning, sir. Good morning, Rabia. I am Rabia from Kendriya Vidyalaya Aminu Kulgam. Sir, my question is, when you were a student, what fascinated you the most? Your classroom learning or activities outside the classroom? रदिया, तुमने क्या खोज किया है? ये वनस्पति में क्या निकाला है? What is your achievement? Sir, endangered flora of Kashmir grasslands. And who inspired you? Sir, my teacher. Your teacher. मुझे रादिया पूछ रही है कि आपको क्लासरूम में आपका ज़्यादा अच्छा रहा कि क्लासरूम के बाहर रहा। मैं पढ़ने में बहुत तो फिर ज़्यादातर और ही सब करता रहता था। साथियों के कुछ परिवार की आर्थिक व्यवस्था के लिए भी अपना समय जाता था, लेकिन मैं ऑब्जर्वेशन का मेरा बड़ा स्वभाव था। मैं चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखा करता था, समझ करता था, और वो सिर्फ क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम के बाहर भी हुआ करती थी। मैं अवसर खोजता रहता था। जब 1965 का वॉर हुआ, हम तो छोटे थे, तो हम हमारे गांव के लोग, हमारे गांव से एक दूसरा स्टेशन था जहां से फौजी जाने वाले थे, तो उनके लिए मिठाई लेके जा रहे थे, तो हम भी चले गए। तो पहली बार हमने कुछ देखा कि ये कोई अलग दुनिया है, ये सब देखिए, मरने के लिए जा रहे हैं, देश के लिए मरने के लिए जा रहे हैं। ऐसे जब चीज़ें देखने लगे तो मन में लगा कि भाई ये हम जहाँ बैठे हैं वहाँ उसके बाहर तो बहुत बड़ी दुनिया है। तो उन्हीं चीज़ों में से धीरे धीरे सीखने का प्रयास करने लगे। लेकिन ये बात सही है कि क्लासरूम में हमें एक सेंस ऑफ प्रायोरिटी मिलता है, सेंस ऑफ मिशन मिलता है। बाकी चीज़ें उसमें से हमको आधार बना करके खोजनी पड़ती है, हमारा अपना टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ता है। और मेरा शायद
बाहर की तरफ ध्यान ज़्यादा था और शायद उसी ने मुझे बनाया होगा, ऐसा लगता है मुझे। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुमति लेते हुए मैं अब सभागार में उपस्थित विद्यार्थियों को प्रश्नों के लिए आमंत्रित करता हूं। केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट की रिनिकी बोर्डोलोई ने 32वीं सब जूनियर और 42वीं जूनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2015 में 50 मीटर की बैक स्ट्रोक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। मैं आमंत्रित करता हूं केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट की कक्षा 7वीं की छात्रा रिनिकी बोर्डोलोई को कि वह माननीय प्रधानमंत्री जी से आके अपना प्रश्न पूछे। Good morning, Honorable Prime Minister. My question is, everybody knows that you have penned down the collection of poems titled Akkha Adhanya Chhe. Our eyes are so blessed. How do you develop interest in literature? आप कहाँ आसाम से हैं? अच्छा, दिल्ली में रहती हैं? Yes. तो आसाम और बंगाल वहाँ तो कला बहुत होती है। ये बात सही है कि यहाँ से सब लोग होंगे जितने स्टूडेंट, आप में से कौन है जिसने कविताएं लिखी है? कभी एक आध लाइन, 2 लाइन, कितने हैं? जरा हाथ ऊपर करो तो देखिए, काफ़ी हैं। मतलब कि हर एक के भीतर कविता का वास होता है, हर एक के इंसान के अंदर। कुछ लोगों की कविता कलम से टपकती हैं, कुछ लोगों की कविताएं आंसू से निकलती हैं, तो कुछ लोगों की कविता ऐसे ही अंदर के अंदर समा जाती है। तो ये चीज़ें ईश्वर ने दी होती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक को देते हैं, लेकिन कोई उसको ज़रा संभालता है उसमें से। मैं जो लिखा हूँ उसको कविता कहने के लिए अभी तो मेरी तैयारी नहीं है, क्योंकि लेकिन और कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कविता कहनी पड़ रही है। अब जैसे 2 व्हील हो, एक फ्रेम हो, सीट हो, गवर्नर हो, तो लोग कहेंगे साइकिल है, पहले चलती नहीं हो फिर उसको साइकिल ही कहेंगे। तो वैसे ही मेरी ये रचनाएं हैं, वो कोई एकदम कविता की तराजू में तोलने से वो कविता मानी जाए ऐसी तो नहीं होगी, लेकिन मेरे मन में जो भाव उठते थे, मैं जो मैंने पहले ही कहा, मेरा बड़ा ऑब्जर्वेशन का स्वभाव था, प्रकृति से साथ ज़्यादा जुड़ा रहता था, उन्हीं चीज़ों को कभी कभार कागज़ पर डाल देता था। फिर एक कभी मैंने तो सोचा भी नहीं था, लेकिन हमारे गुजरात के साहित्यिक जगत के एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, वो मेरे पीछे लग गए और फिर उनके आग्रह पर वो छप गई। छपने के बाद दुनिया को पता चला कि ये भी ये काम करता है। तो ऐसे ही हुआ गया है, कोई खास कारण नहीं है। चलते चलते दुनिया को देखता था, अनुभव करता था, तो अपनी अभिव्यक्ति कागज़ पे व्यक्त कर देता था, और उसी की वो किताब है। अब तो उसके शायद और कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है, लेकिन मुझे आपने देखी उस किताब को? देखा है? ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन मेरी सारी किताबें अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन उसको देख सकती हैं। थैंक यू। Thank you. धन्यवाद माननीय महोदय। केंद्रीय विद्यालय पुष्प विहार की कक्षा 10वीं की विद्यार्थी श्रेया सिंह ने संभागीय स्तर की खो खो प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया और ये विद्यालय स्तर की क्विज प्रतियोगिता की विजेता रही और इन्होंने संभागीय स्तर पर विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने वर्तमान सत्र में इंस्पायर अवार्ड में मिनी रोबोट प्रस्तुत किया। अब मैं श्रेया सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वह माननीय प्रधानमंत्री जी से अपना प्रश्न पूछें। Good morning, sir. I am Shreya from Kendriya Vidyalaya Pushpa Vihar. I am a student of class 10th. Honorable Prime Minister, HRD Minister, teachers, dear students, and all the dignitaries present here. I would firstly like to extend a very warm-hearted welcome to you all and felicitate you all on the very auspicious occasion of Teachers' Day. Sir, my question to you is that whenever we see you speaking in public, even today, you never use a written speech, which motivates us deeply. Sir, I want to know that how have you developed the mastery in oratory? क्या शुभ नाम बेटा तुम्हारा? नाम श्रेया सिंह। श्रेया,
अभी तुम बोल रही हो ना, तो आज बहुत अच्छा बोल रही हो। थैंक यू सर। तो तुम्हें ऑरेटरी आती है? देखिए, अगर अच्छी ऑरेटरी के लिए सबसे पहली आवश्यकता है, आपने अच्छे श्रोता बनना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे लिसनर हैं और बड़े अच्छे ढंग से सुनते हैं, मतलब सिर्फ कान नहीं, आँख, विचार, सब चीज़ें अगर इन्वॉल्व है, तो आपको धीरे 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 ग्रास्प हो जाएगा और आप आसानी से, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बनना लगा। अच्छा, ये करता है मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। दूसरा, ये चिंता मत कीजिए कि और लोग क्या कहेंगे। ज़्यादातर लोग इस बात से डरते हैं कि आप खड़ा हो जाऊंगा, माइक नहीं चलेगा तो क्या होगा, मेरा पैर फिसल जाएगा। चिंता मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहली बार 2 मिनट हंसेंगे लोग, हंसने दीजिए ना, क्या है। ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। तीसरा, नोट बनाने की आदत होनी चाहिए। हमारी रुचि के जो सब्जेक्ट है उसमें कहीं पर भी कुछ पढ़ा तो लिख लेना चाहिए। मटेरियल तैयार होता जाएगा, फिर जब कभी ज़रूरत पड़ी तो वो आपका मटेरियल आपके नॉलेज के लिए बड़ा उपकारक होगा। और चीज़ों को पढ़ोगे, बोलोगे तो आर्टिकुलेशन आ जाएगा। दूसरा एक प्रॉब्लम होता है ऑरेटर्स का कि उनको जो बताना है वो बताने में बड़ी देर हो जाती है और तब तक लोगों का ध्यान हट जाता है। इसके करेक्शन के लिए अगर लिखने की आदत डाल दो कि आपको जो कहना है, ये 2 वाक्य से कहूँ तो अच्छा रहेगा कि 1 वाक्य से कहूँ तो अच्छा रहेगा, शार्पनेस आएगा। और ये प्रैक्टिस से हो सकता है। मैंने सब नहीं किया है क्योंकि मेरे पास वो, मुझे कोई काम नहीं था तो मैं बोलता था तो बोल दिया, ऐसा ही है। लेकिन अगर ढंग से करना है। दूसरा, इन दिनों आप लोग तो गूगल गुरु के विद्यार्थी हैं तो पब्लिक स्पीकिंग के बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, उस पर आप उसको स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, आप YouTube पर जाकर के दुनिया के कई ऐसे गणमान्य लोग हैं, उनके स्पीचेज अवेलेबल है, उसको थोड़ा देखना चाहिए। तो आपको धीरे धीरे ध्यान में आएगा, हाँ हम भी कुछ कह सकते हैं, हम भी कुछ बोल सकते हैं। मैं कागज़ इसलिए नहीं रखता है कि मैं वो अगर रखूं तो गड़बड़ हो जाता है इसलिए मैं रखता नहीं उसको अपने पास। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद माननीय महोदय। केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी की कक्षा 12वीं की छात्रा अनामिका दुबे को राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के द्वारा 2,500 रुपये की छात्रवृत्ति संस्कृत में विशिष्ट योग्यता प्राप्त करने के कारण प्रदान की गई। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गणित वर्ष 2014 में और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब मैं आमंत्रित करता हूं केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी की विद्यार्थी अनामिका दुबे को कि वह अपना प्रश्न पूछें। सुप्रभात सर। सुप्रभातम। मैं अनामिका दुबे कक्षा 12वीं की छात्रा केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी से आई हूँ। प्रधानमंत्री महोदय जी, मेरा आपसे यह प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं आजकल विद्यार्थियों के ऊपर बहुत दबाव रहता है इंजीनियर अथवा डॉक्टर बनने का। हम अपने अभिभावकों को कैसे समझाएं कि यदि आपके अभिभावकों ने भी आप पर इसी प्रकार का कुछ दबाव डाला होता तो शायद आज इस देश को आपके जैसा अद्भुत प्रधानमंत्री नहीं मिल पाता। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? आप पत्रकार बनना चाहती है क्या? यस सर। गुबा गुबा करके पूछ रही है आज जितने मीडिया वाले हैं वो तुम्हारा नाम लिख के रखेंगे। देखिए, मेरे नसीब में तो वो था नहीं कि शायद मैं अगर स्कूल में क्लार्क भी बन गया होता तो मेरे माँ बाप के लिए वो बड़ा उत्सव होता। उनके लिए ऐसा आनंद होता कि वहाँ चलो बच्चा बड़ा बन गया। तो इसलिए वो डॉक्टर मैं बनूं या इंजीनियर बनूं, वो सपने देखने की वो स्थिति ही नहीं थी, क्षमता नहीं थी, वो अवस्था नहीं थी। तो वो तो शायद, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि माँ बाप ने अपने सपने अपने बच्चों पर नहीं थोपने चाहिए।
और जब आप अपने सपने अपने बच्चों पर थोपते हैं, इसका मतलब आप अपने बच्चे को जानते नहीं हैं, न उसकी क्षमता जानते हैं, न उसका स्वभाव जानते हैं, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया है। और पिता तो इतने पता नहीं क्या व्यस्त हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है। कभी मेहमान आएंगे तो बच्चे को बुला कर, अरे भाई तुम क्या पढ़ते हो? 8वीं। हाँ, मेरे बेटी 8वीं पढ़ती है। ऐसा ही करते हैं पिताजी। उनको मालूम नहीं होता है मेरी बेटा 8वीं में है, 7वीं में है, 5वीं में है। वो इतने अपनी दुनिया में व्यस्त होते हैं और फिर कह देते तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो। और इसलिए माँ बाप ने अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, उनसे पूछते रहना चाहिए तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, और जो अच्छा लगता है उसमें उसने मदद करनी चाहिए। तो सफलता बहुत आसानी से मिलेगी, थोप देने से नहीं मिलेगी। और इसलिए तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है, लेकिन मैं तुम्हारे माता पिता को जरूर संदेश देता हूं कि अगर तुम्हें जर्नलिस्ट बनना है तो तुम्हें जरूर मदद करें। धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद माननीय महोदय। JNV जफरपुर कला की कक्षा 12वीं की पूजा शर्मा ने कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रतिवर्ष शतरंज में विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है और कक्षा 8वीं में 14 वर्ष और कक्षा 10वीं में 17 वर्ष की श्रेणी के अंतर्गत SGFI में विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है। अब मैं पूजा शर्मा को माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करता हूं। सुप्रभात सर, मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जाफरपुर कला की छात्रा हूँ। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। सर, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि हाल ही में हमने अभी विश्व योग दिवस मनाया है। भारत ने संपूर्ण विश्व को योग का पाठ पढ़ाया, जिसे एक बार फिर से आपने गौरव प्रदान किया है। सर, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपके मन में यह विचार कैसे आया? दरअसल मैं बहुत साल पहले, जबकि मैं मुख्यमंत्री भी नहीं रहा, कभी प्रधानमंत्री भी नहीं बना था, ऑस्ट्रेलियन सरकार के निमंत्रण पर मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। और मैं हैरान था कि जिसको भी पता चलता था कि मैं इंडिया से हूँ तो वो मुझे योगा के लिए पूछता था। और ऑस्ट्रेलिया के शायद 10 में से 6 लोग होंगे जो मुझे योगा के लिए पूछते थे। और मैं हैरान था, उसमें कुछ लोग होते थे जिनको योगा के नाम भी बोलना आता था और बड़ी क्यूरियोसिटी थी। तो मेरे मन में लगा कि भाई एक ऐसी ताकत है जिसको हमने पहचानना चाहिए। मैं बताता रहता था सबके, लेकिन मेरी बात वो उतना लोगों कान पे जाती नहीं थी। मुझे जब अवसर मिला तो मैंने UN में जाकर के विषय रखा और उसको देश ने, दुनिया ने ऐसे ही समर्थन दिया। शायद UN में इस प्रकार का प्रस्ताव जिसको सिर्फ 100 दिवस में पारित हुआ हो और दुनिया के 177 कंट्रीज ने उसके को स्पॉन्सर बने हो, ऐसी एक भी भूतकाल में घटना नहीं है। मतलब योग का कितना महत्व है हमें पता नहीं था जितना कि दुनिया को पता था। दूसरा, 21 जून मैं देख रहा हूं कि हमारे मीडिया में ऐसी ऐसी कथाएं आती थी, 21 जून क्यों रखा। मैं पहली बार बता देता हूं, हमारा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कोई है तो सूर्य है। और 21 जून हमारे भूभाग पर, पूरे पृथ्वी पर नहीं लेकिन हमारे इस भूभाग पर 21 जून सबसे लंबा दिवस होता है। सूर्य सबसे लंबे समय तक होता है। ऊर्जा सबसे ज़्यादा उस समय, उस दिन में मिलती है। और इसलिए मैंने 21 जून का सजेशन दिया था, जो दुनिया ने माना था। और आज तो विश्व पूरा, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के नौजवान अगर योग को एक प्रोफेशन बनाएं तो पूरे विश्व में अच्छे योग टीचरों की रिक्वायरमेंट है। बहुत बड़ी इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी है। होलिस्टिक हेल्थ के लिए भी बहुत उपयोगी है। तनाव मुक्त जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। और आप शतरंज खेलती हैं? हैं? शतरंज का एक गुण है, शतरंज की सबसे बड़ी ताकत होती है पेशेंस, धैर्य। बाकी हर खेल में उत्तेजना होती है, इसमें पेशेंस होती है। और बालक मन के लिए शतरंज के खेल से एक पेशेंस का बहुत बड़ा गुण विकास होता है। योग का भी वही स्वभाव है जो आपकी भीतर की शक्तियों को बहुत ताकतवर करता है। तो अब दुनिया ने उसको स्वीकारा है। अब हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हम इसको डाइल्यूट ना होने दें
और एक्चुअली जो रियल योग है उससे दुनिया परिचित हो, ये भारत की जिम्मेवारी बनती है। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद महोदय। JNV मुंगेशपुर के कक्षा 11वीं के दिव्यांश बहुप्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने NCC, भारत स्काउट एवं गाइड और पार्टी सहगामी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। अब मैं आमंत्रित करता हूं JNV मुंगेशपुर के दिव्यांश को कि वह अपना प्रश्न पूछें। A very good morning, Honorable Sir. I am Divyansh Singh from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Mungeshpur, Delhi. I am the student of 11th Science. Honorable Sir, my question to you is, we really like your unique sense of dressing. You are like a brand ambassador of Indian clothes and color. Modi Kurta has become very popular. So, how did the idea came in your mind in promoting the Indian clothes all over the world? देखिए, ये कुछ बाजार में बड़े भ्रम चलते हैं कि मोदी का कोई फैशन डिजाइनर है, और मैंने देखा, मैं तो हैरान था, कुछ फैशन डिजाइनर भी खुद अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम मोदी के फैशन डिजाइनर हैं। अब हम हर सवालों का जवाब कहाँ देते रहे तो हम कभी बोलते नहीं, लेकिन न मैं किसी फैशन डिजाइनर को जानता हूँ, न मैं किसी फैशन डिजाइनर को मिला हूँ। मेरी ज़िंदगी की कथा ऐसी है, मैंने बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया था। मैं एक परिव्राजक के रूप में 35-40 साल तक घूमता रहा। तो एक छोटा सा बैग रहता था मेरे पास, वही मेरा संसार था। उसमें 1-2 पैर कपड़े रहते थे, 1-2 किताब रहती थी, और वही मैं लेकर के घूमता रहता था। तो अब गुजरात आप जानते हैं कि वहाँ सर्दी नहीं होती है, बाय एंड लार्ज। कभी सर्दी आ गई तो फुल स्लीव का शर्ट पहन लिया तो कि इनफ है, वहाँ सर्दी वर्दी होती नहीं है। तो मैं कुर्ता पैजामा पहनता था, तो मैं सोचा, आज कपड़े खुद धोता था, तो मेरे मन में 2 विचार आए कि इतना ज़्यादा धोने की क्या ज़रूरत है, और दूसरा विचार आया कि बैग में मेरी जगह ज़्यादा लेता है। तो मैंने क्या किया, एक दिन खुद ही कातर लेके इस लंबी बाहें थी उसको काट दिया, और वो मुझे कंफर्ट हो गया, और तब से ये चल रहा है। अब उसको पता नहीं कोई फैशन डिजाइनर अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो ये एक प्रकार से मेरी सुविधा और सरलता से जुड़ा हुआ विषय था, लेकिन बचपन से मेरा एक स्वभाव था ढंग से रहने का। मेरी पारिवारिक अवस्था तो ऐसी नहीं थी। अब प्रेस कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, तो हम क्या करते थे, और कपड़े खुद धोते थे, तालाब में जाते थे। फिर सुबह स्कूल जाने से पहले मैं बर्तन में लोटा बोलते हैं, उसमें कोयला रख देता था, गरम कोयला, और फिर उसी से प्रेस करता था, और फिर स्कूल पहन करके बड़े ठाठ से जाता था। तो अच्छी तरह रहने का एक स्वभाव पहले से बना था। हमारे एक रिश्तेदार ने हमको एक बार जूते गिफ्ट किए थे कैनवास के, तो शायद वो उस समय 10 रुपये के आते होंगे। तो मैं क्या करता था, स्कूल में क्लास पूरा होने के बाद क्लास में थोड़ी देर रुक जाता था, और जो चॉकस्टिक से टीचर लिखते थे और टुकड़े फेंक देते थे, वो इसे इकट्ठे करता था और ले आता था। और फिर दूसरे दिन मेरे वो कैनवास के सूच पे चॉकस्टिक से उसको लगा देता था, वाइट लगते थे। तो ऐसे ही स्वभाव तो था मेरा, लेकिन कोई फैशन डिजाइन वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमने ढंग से तो रहना चाहिए, ओकेजन के अनुसार रहने का प्रयास करना चाहिए, उसकी अपनी एक अहमियत तो होती ही है। थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। राष्ट्र निर्माता, जन गण नायक, विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी विचारों से हम लाभान्वित हुए। महोदय, आपके संबोधन से हम कृतार्थ हुए। आपके प्रेरक विचार प्रकाश स्तंभ की भांति हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे, हमें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी, माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जी उच्चतर शिक्षा,
माननीय वित्त राज्य मंत्री जी, माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जी, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता का हृदय की अतल गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपके प्रति विशेष आभार। धन्यवाद। अब धन्यवाद तो हो गया है, लेकिन मैं भी धन्यवाद करता हूं उन बच्चों का, और मैं कार्यक्रम के योजकों को बधाई देता हूं कि पूरा कार्यक्रम का संचालन बच्चों के हाथों से करवाया और बहुत बढ़िया ढंग से किया सब बच्चों ने। बहुत बहुत बधाई।